नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने हिस्ट्री का 12th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ था, काफ़ी टाइम हो गए वीडियो नहीं बना पाए, तो अब फिर से वो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर। तो जैसे कि इसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, उन पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मौर्य साम्राज्य के सोर्सेज पढ़े, हमने 16 महाजनपद पढ़े, हमने मगध साम्राज्य का उत्थान पढ़ा। आज बारी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम बात करेंगे हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। जी हाँ, वो सम्राट जो भारत के इतिहास का पहला ऐतिहासिक और महान सम्राट कहा जा सकता है। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य से पहले जब स्थापना नहीं हुई थी, भारत जो है वो का इतिहास हमें कोई बहुत अच्छे से नहीं मिलता। उसके बारे में हमें जो है वो सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हमें केवल पुरातात्विक सामग्री पर या कुछ साहित्यिक सामग्री पर डिपेंड रहना पड़ता है। पर इस काल के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज थे जो हमने पिछले वीडियो में सारे कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर उन सोर्सेज से हमें जो हमारा सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में क्या क्या जानकारी मिली। तो शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेटा, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे और उन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो पहले बात करते हैं इनके आरंभिक जीवन के विषय में। तो बेटा, बात की जाए आरंभिक जीवन की तो हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर फिर भी जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम देखते हैं हमें क्या क्या पता चलता है। फर्स्ट है पॉइंट, जन्म। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो कब हुआ? माना जाता है कि उनका जन्म 345 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। और जहाँ तक माता पिता का सवाल है, हमें बहुत जानकारी नहीं है, पर बौद्ध परंपराओं के अनुसार कि उनके जो राजा थे वो मौर्य नगर के राजा हुआ करते थे, जो कि एक शत्रु राजा से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। माता के बारे में कहा जाता है कि माता जो है उस समय गर्भवती थी और वो अपने भाई के पास आ गई ताकि सुरक्षा के पर्पज़ से, सुरक्षा के लिए। तो वो मगध के अंदर आ गई, पाटलिपुत्र के अंदर आ गई और वहाँ पर जो है 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। अब बालक की सुरक्षा को खतरा लगा, तो बालक की सुरक्षा के लिए जो है उनकी माता ने उसे एक ग्वाले को दे दिया कि भाई तुम इसकी देखभाल करो ताकि ये शत्रुओं से सुरक्षित रहे। और ग्वाले ने उसको एक शिकारी को दे दिया और शिकारी से ये पहुंच गया इसके पास, कौटिल्य के पास, चाणक्य के पास। वो भी आगे बताती हूँ आपको, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं रही हैं। और अब है इनका वंश कैसा था, भी कौन से वंश से बिलोंग करते थे। इनके वंश को लेकर बेटा 2 मत सामने आते हैं। एक मत तो कहता है कि जो चंद्रगुप्त थे वो एक निमन कुल के थे और ये मानते थे कुछ कि ये तो ना मतलब जो घनानंद थे मगध साम्राज्य के सम्राट जो हम पहले कर चुके हैं, वो उनके ही किसी वंश से संबंध रखते थे, उनके ही कोई वंशज थे और निमन कुल को बिलोंग करते थे। उनकी माता जो है वो मुरा थी, जो एक शूद्र स्त्री थी। कुछ विद्वानों का ये विचार है, वो इनको शूद्र मानते हैं, लेकिन बौद्ध परंपराएं और कुछ अन्य विचार जो हैं वो ये मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उच्च कुल के थे, वो क्षत्रिय वंश को बिलोंग करते थे, क्योंकि आप जानते हैं क्षत्रिय वंश के राजा हुआ करते थे ना। तो ये उच्च कुल को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय जाति को। और इनके पीछे मौर्य इसलिए लगा कि ये एक ऐसे क्षेत्र में रहा करते थे हिमालय के जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मोर पाए जाते थे। तो मोर से ही उन जो है मौर्य बना है। कुछ कहते हैं कि मुरा से, उनकी माँ का नाम मुरा था इसलिए वो मौर्य बने। तो अलग अलग तरह के विचार यहाँ पर सामने आते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कौटिल्य से भेंट, क्योंकि कौटिल्य का उनके जीवन में आना एक बहुत बड़ा बदलाव था। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य एक ब्राह्मण थे, जो कि तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के वो ज्ञाता थे। तो उनके साथ भेंट का सिलसिला जो है वो कैसे हुआ? माना जाता है 2 स्टोरीज़ हैं इसके लिए पीछे। एक स्टोरी जो है वो आपको बताती हूँ। पहली स्टोरी क्या है? पहली स्टोरी के मुताबिक
जो कौटिल्य हैं वो एक बार मगध के राजा घनानंद के दरबार में गए। घनानंद के बारे में बताया गया कि इतिहासकारों का मानना है कि वो एक निम्न कुल को बिलोंग करते थे। तो कौटिल्य एक ब्राह्मण थे, उसके दरबार में गए और घनानंद ने कौटिल्य का यानी चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शिखा खोल दी। जो सिर पर चोटी होती है ना, थोड़ी सी बाल रखे होते हैं, उन्होंने वो खोल दी और ये बोला कि मैं तब तक इसे नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं पूरे के पूरे नंद वंश को ख़त्म नहीं कर लेता। तो वो ऐसा कर रहे थे। तो जब ऐसा में वो वापस लौट रहे थे तो वापसी लौटते वक्त जंगल में उन्होंने देखा कुछ बालक जो कि 9-10 साल के बालक होंगे आपस में खेल रहे हैं। उनमें जो है वो राजा का खेल खेल रहे हैं कि राजा न्याय कर रहा है। जैसे राजा बैठा है, लोग उसके पास अपनी अपील लेके आते हैं कि इसने चोरी की या इसने अपराध किया, हमारा न्याय करो। तो जो लड़का राजा बना हुआ था वो था चंद्रगुप्त मौर्य और उसने बहुत ही बखूबी बड़े अच्छे तरीके से न्याय किया। ये सारा का सारा जो सीन था वो कौटिल्य बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन्हें लगा कि ये जो बालक है ये इसके अंदर बहुत गुण हैं, यानी वो राजा बन सकता है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और इसे अच्छे से सब कुछ सिखा दूं तो ये बालक मेरे अपमान का बदला ले सकता है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को उस शिकारी से 1000 पर्ण देकर खरीद लिया। पर्ण उस समय की मुद्रा थी। पर्ण उसको देकर और चंद्रगुप्त को खरीद लिया और अपने साथ कहाँ ले आए? तक्षशिला, क्योंकि कौटिल्य तक्षशिला भी रहा करते थे और वहाँ पर जो है उनको खूब अच्छी प्रकार से सिखाया। शस्त्र विद्या भी सिखाई और शास्त्र विद्या भी सिखाई, दोनों विद्याएं सिखाई ताकि ये एक अच्छा बालक बने, एक योद्धा बने, एक विद्वान भी बने और योद्धा भी बने। एक मान्यता तो ये है और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जो हैं तक्षशिला में बाद में गए, पहले नहीं गए। वो जो है कहते हैं कि वो मगध में ही रहा करते थे। एक विचार के अनुसार वो मगध में रहते थे और घनानंद के यहाँ नौकरी किया करते थे। एक बार घनानंद ने उनको नौकरी से गुस्से में आकर या किसी कारणवश नौकरी से निकाल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को गुस्सा आया और वो भटकते 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 तक्षशिला पहुँच गए। कौटिल्य जो है और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का शत्रु कौन हो गया? दोनों का शत्रु हो गया घनानंद, जो कि नंद वंश का राजा है, मगध का राजा है। तो दोनों ने फैसला किया कि हम मिलकर जो है बदला लेंगे, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो कुछ का मानना है तक्षशिला के अंदर जो है दोनों की भेंट हुई। 2 तरह की मान्यताएं रही हैं। तो खैर भेंट जैसी भी रही हो, लेकिन इतना था कि दोनों जो है वो मिल गए और उनके मिलने से एक नया इतिहास रचा गया। इसने इतिहास को बिल्कुल ही एक नया रूप दे दिया। एक ऐतिहासिक राजा, एक महान राजा हमारे सामने आया। तो ये उनका आरंभिक जीवन है शुरू का, किस प्रकार से उनका आरंभिक जीवन रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की, यानी उन्होंने अपना विजय अभियान कैसे शुरू किया। आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे कायम किया, उन्होंने किस किस से युद्ध किया, क्या क्या हासिल किया, वही हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला जो उनकी विजय है वो है पंजाब की विजय। ये मैंने आपको पहले भी शायद चर्चा की थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का, मौर्य वंश से पहले का जो भारत था वो बिखरा हुआ था। राजनीतिक एकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। विदेशी आक्रमण कर रहे थे, जीत रहे थे। तो इस वजह से जो है भारत जो है विदेशियों का होता जा रहा था, आपस में लड़ते जा रहे थे। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य को ने सोचा कि नहीं, हमें तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करनी है, शुद्ध भारतीय साम्राज्य की। तो उसी सिलसिले में पहली जो जीत है वो है उनकी पंजाब की। पंजाब की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं तो पंजाब में क्या था कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर, सबने नाम सुना होगा सिकंदर का, एक बहुत बड़ा जो है आक्रमणकारी था। उसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और उसी आक्रमण के दौरान उसने पंजाब को अपने कब्ज़े में ले लिया था। हालांकि वो 325 ईसा पूर्व भारत से वापस चला गया, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर छोड़ गया कि मेरे बाद आपने पंजाब का इलाका आपने संभालना है, और वो था फिलिप्स। यानी कि पंजाब पर किसका कब्ज़ा था? यूनानियों का कब्ज़ा था, वो यूनानियों के अंडर था। तो फिलिप्स जो है वहाँ का कमांडर बना हुआ था, जनरल बना हुआ था, प्रतिनिधि बना हुआ था सिकंदर का। जैसे सिकंदर भारत से गया, पंजाब के लोगों ने, वहाँ भारतीयों ने वहाँ पर
फिलिप्स पर अटैक कर कर उसकी हत्या कर दी। यानी पंजाब में पूरी अराजकता फैल गई, हौच-पौच हो गया सारा सिस्टम। ऐसे में वो सब लोग जो हैं वो ताक में थे जो भी पंजाब को कब्ज़े में करना चाहते थे, और उसमें से सबसे बड़ा जो शातिर था, सबसे बड़ा जो आक्रमणकारी कहा जा सकता है, जो अच्छी महत्वाकांक्षा रखने वाला बंदा था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा कि यहाँ तो अराजकता फैली हुई है, फिलिप्स की हत्या कर दी गई है, तो उसने 322 ईसा पूर्व पंजाब पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। यहाँ पर बड़ी आसानी से जो है उनको जीत हासिल हो गई। तो यानी कि पंजाब यूनानियों से छीन लिया गया और वापस जो है हिंदुस्तानियों के पास, भारतीयों के पास आ गया। तो पंजाब पर किसका अधिकार हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। यानी यहाँ से उसके साम्राज्य की अब शुरुआत हो रही है। दूसरी है मगध की विजय, 321 ईसा पूर्व। अब मगध जो कि उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहा जा सकता है, जहाँ का राजा घनानंद था, जो कि नंद वंश का था। और इतना शक्तिशाली था, उसके बारे में इतनी चर्चा थी कि जब सिकंदर ने हमला किया था तो मगध साम्राज्य की भव्यता और उसकी मशहूरी को, लोकप्रियता को देखते हुए वो यहाँ से, उसने मगध पर अटैक नहीं किया था, वो वापस ही लौट गया था, मगध तक नहीं पहुँचा था। तो मगध जो था उस समय में का बहुत शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर आक्रमण करने के कई कारण थे। पहला कारण, जैसे मैंने अभी बताया, कि शक्तिशाली साम्राज्य। ये एक ऐसा राज्य था जो बहुत शक्तिशाली था। हम पहले जो वीडियो है उसमें चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि किस प्रकार से जो है वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और एक व्यापारिक नगर है, और वहाँ पर जो है व्यापार बहुत अच्छे से होता है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर जंगल हैं, जंगलों से जो है बहुत अच्छे प्रकार से हाथी मिल जाते थे, लकड़ी मिल जाती थी, लोहे की वहाँ पर खाने हैं। तो काफ़ी कुछ मगध के पास था। इस वजह से जो उस समय के महत्वाकांक्षी जो योद्धा थे उनकी नज़र में ये ज़रूर रहता था कि मगध जो हमारे कब्ज़े में होना चाहिए, क्योंकि बहुत शक्तिशाली एरिया है। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न था कौटिल्य के अपमान का बदला लेना। अब कौटिल्य जो था, मैंने अब बताया आपको कि कौटिल्य जो है उसका अपमान किया गया था, इस वजह से वो बदला लेना चाहता था घनानंद से। उसने फैसला किया था कि मैं घनानंद के वंश का बिल्कुल नाश कर दूँगा, तो इसलिए भी यहाँ पर हमला किया गया। तीसरा रीज़न है घनानंद की अलोकप्रियता। यानी जो घनानंद था वो हालांकि शक्तिशाली राज्य का मालिक था, लेकिन वो अपनी जनता में लोकप्रिय नहीं था। जनता उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक क्रूर बंदा था, वो लोगों पर अत्याचार करता था। ठीक है, तो घनानंद जो है वो उनका निशाना था कि भाई इसका लोग भी पसंद नहीं करते और हमें इससे बदला भी लेना है। तो उन्होंने फैसला किया यहाँ पर हमला करने का। तो 321 ईसा पूर्व घनानंद के राज्य मगध पर अटैक किया गया और घनानंद के साथ घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर ये कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ होगा, जान माल की काफ़ी हानि हुई होगी, और इस युद्ध के अंदर जो है घनानंद के वंश का पूरी तरह से नाश कर दिया गया। एक मत के अनुसार तो घनानंद के वंश का कोई भी जो है बंदा वो नहीं छोड़ा गया। कुछ के अनुसार एक बंदे को छोड़ दिया गया, और कुछ जैन मत मानते हैं कि नहीं, घनानंद को क्षमा कर दिया गया। मतलब जो भी रहा हो, पर इतना है कि घनानंद की हार हुई और चंद्रगुप्त की जीत हुई। इस प्रकार दोनों काम हो गए। कौटिल्य के अपमान का बदला भी हो गया और चंद्रगुप्त ने मगध में मौर्य वंश की नींव डाली। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी आपने कि मगध में जो है मगध की विजय उसने कब की थी? 321 ईसा पूर्व की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व हुई। तो ये आपने याद रखना है। किसने की? नेचुरल है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, बड़े आसान हैं और पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी काफ़ी हैं। तो ये है मगध की विजय। उसके बाद है अगला सेल्यूकस से युद्ध। अब सेल्यूकस जो नाम है वो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भारतीय नाम नहीं है। जी हाँ, ये भारतीय नहीं था, ये यूनानी था। सिकंदर का ही सेनापति रहा था किसी समय में। तो जब इसने ये देखा कि पंजाब तो यूनानियों ने जीत रखा था और उस पर दोबारा से जो है किसने कब्ज़ा कर लिया है? भारतीयों ने कब्ज़ा कर लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्ज़ा कर लिया। तो इसने प्लान नहीं किया क्यों ना मैं अपना पंजाब वहाँ से वापस लूँ, इस पर तो यूनानियों का कब्ज़ा है। तो उसने 305 ईसा पूर्व
उस पर जो है वो हमला कर दिया पंजाब पर। वहाँ पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर जो है सेल्यूकस हार गया, उसने चंद्रगुप्त के सामने घुटने टेक दिए और चंद्रगुप्त की जीत हुई। इस जीत से चंद्रगुप्त को बहुत फ़ायदा हुआ। क्या क्या फ़ायदा हुआ? दोनों के अंदर संधि हो गई, ठीक है। उस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने कुछ प्रदेश जो बड़े इंपॉर्टेंट थे वो किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान, ये सारे के सारे जो हैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश जो है उसने किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इतना ही नहीं, नंबर 2 पे उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, यानी एक यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई। तीसरा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में उसने अपना एक राजदूत भेज दिया जिसका नाम था मैक्सथनीस। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, इसने इंडिका किताब लिखी थी। तो मैक्सथनीस को राजदूत के रूप में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेज दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मैक्सथनीस था। मैक्सथनीस ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका लिखी। और अब इतना कुछ तो किसको प्राप्त हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ कि मुझे भी कुछ देना चाहिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर 500 हाथी जो हैं वो सेल्यूकस को भेंट कर दी, क्योंकि उनके इलाके में हाथी नहीं होते थे और यहाँ पर हाथी अच्छे थे, तो उसने 500 हाथी जो है सेल्यूकस को भेंट किए। इस प्रकार इस युद्ध से चंद्रगुप्त को बहुत फ़ायदा हुआ और उसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान तक फैल गया। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट युद्ध रहा उसके जीवन का। फिर है अन्य विजय। तो और उसने कहाँ कहाँ पर युद्ध किया इसके बारे में कोई बहुत जानकारी तो नहीं है, पर फिर भी ये माना जाता है कि शायद सौराष्ट्र का इलाका, दक्षिण में मैसूर का इलाका, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत हो गया। उसके बाद है अगला पॉइंट, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार जो है उसका काफ़ी दूर दूर तक हो गया। उसका साम्राज्य उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत को छू रहा था, तो दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल को छू रहा था, तो पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, और उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक, हिंदकुश पर्वत तक जो है उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और इतने बड़े विशाल साम्राज्य में राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र को। जी हाँ, जो आजकल पटना है, पुराने टाइम में वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। लास्ट में हम आते हैं वो है मृत्यु। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसी होती है? माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। उनके एक गुरु थे भद्रबाहु, उनकी साथ रहते हुए जो है उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया और वो दक्षिण में मैसूर चले गए। वहीं पर उन्होंने जो है अपना जो है खाना पीना सब छोड़ दिया, यानी व्रत धारण कर लिया और भूख प्यास से अपने प्राण त्याग दिए। 298 ईसा पूर्व मैसूर के श्रवण बेलगोला के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, और उसने अपना साम्राज्य किसे दे दिया? उसने अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया। इस प्रकार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं रही हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का उसने स्थापना की, और मौर्य वंश का जो है भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक वंश उसी के द्वारा बनाया गया। तो इसके आगे के जो और सम्राट हुए हैं, जैसे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, या उसके बाद अशोक, उसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।